आज का विषय है मेरा क्रिया। क्रिया संसार में सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। यहाँ तक कि प्रकृति भी निरंतर कार्य करती ही रहती है, यानी कि चलते रहना ही प्रकृति का नियम है। जैसे कि सूरज उग रहा है, नदी बह रही है, वर्षा हो रही है, मछली तैर रही है तथा कोयल कूकती है। इन सभी वाक्यों में आप देख रहे हैं कि सूरज, नदी, वर्षा, मछली तथा कोयल इन सबके द्वारा कुछ न कुछ क्रियाएं की जा रही हैं, जैसे कि उगना, बहना, होना, तैरना तथा कूकना। सूरज उग रहा है, उगना, नदी बह रही है, बहना, वर्षा हो रही है, होना, मछली तैर रही है, तैरना और कोयल कूकती है, यानी कि कूकना। इन सब क्रियाकर्ताओं के द्वारा कुछ न कुछ क्रियाएं की ही जा रही हैं। इसे ही हम क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द है जो किसी भी क्रिया के होने या करने का बोध कराता है। जैसे कि खाना, पीना, हंसना, रोना, उगना, जागना, सोना, बैठना इत्यादि हम प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ क्रियाएं करते ही रहते हैं, उसी को हम क्रिया कहते हैं। और वही शब्द जो कोई भी शब्द हमें क्रिया के होने या करने का बोध कराता है, वो क्रिया कहलाता है। यहाँ पर लिखे गए हैं जैसे कि खाना, जागना, धोना, बहना, होना, उगना इत्यादि। अब इसमें है कि क्रिया धातु शब्द होता है कि वो क्रिया का मूल रूप ही धातु कहलाता है, जैसे कि गा, आ, जा, खा, पी इत्यादि। अब इन सब में जब ना को जोड़ दिया जाता है तब वो एक क्रिया शब्द बन जाता है। जैसे कि उग शब्द में यदि ना नाम का प्रत्यय लग जाता है तो वो उगना हो जाता है। हो में अगर ना लग गया तो होना हो गया। बह में अगर ना लग गया तो वो बहना हो गया। धो में अगर ना लग गया तो वो धोना हो गया। जाग में अगर ना लग गया तो वो जागना हो जाता है। खा में यदि ना लग गया तो वो खाना हो जाता है। तो इन्हीं शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। क्रिया शब्द पहले बनने से पहले वो एक धातु होता है। अब हम ये जानते हैं कि क्रिया कितने प्रकार से की जाती है। तो क्रिया केवल 2 प्रकार से की जाती है। एक क्रिया जो प्राकृतिक रूप से स्वयं होने वाली क्रिया होती है, जैसे कि नदी बह रही है, नदी का बहना, वर्षा हो रही है, वर्षा का होना। तो नदी का बहना और वर्षा का होना ये प्राकृतिक रूप से स्वयं होने वाली क्रियाएं हैं। और दूसरा व्यक्ति या प्राणियों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, जैसे कि शेर शिकार कर रहा है तो शेर के द्वारा शिकार किया जा रहा है। बच्चे खेल रहे हैं तो बच्चे के द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं, खेलने की क्रिया की जा रही है। अब जैसे कि उगना, बहना और होना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो प्राकृतिक रूप से हो रही हैं। दूसरा है करना, पढ़ना, लिखना, ये सारी क्रियाएं जो हैं वो मानव निर्मित हैं, यानी कि मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं हैं। तो इसे हम क्रिया 2 प्रकार से की जाती हैं, एक प्राकृतिक रूप से स्वयं होने वाली और दूसरी व्यक्ति या प्राणियों के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं। अब क्रिया के भेद पढ़ते हैं। क्रिया के भेद किसे कहते हैं? क्रिया के भेद जो हैं वो उसका पहले वर्गीकरण किया जाता है। क्रिया का वर्गीकरण, तो क्रिया का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, एक कर्म के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। पहला एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान केवल कर्म को लेकर होती है। पहले है हमारा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, कर्म यानी कि जिस पर क्रिया का फल पड़े, वही कर्म कहलाता है। तो इस वाक्य में है कि जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात जिनका फल सीधे कर्ता पर पड़ जाता है, तो उन्हें हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म न हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वर्तिका सो रही है, विहान नहा रहा है, तो इसमें सोना
और नहाना एक ऐसी क्रिया है जिसमें कोई भी कर्म नहीं जुड़ सकता, कोई कर्म है ही नहीं इन क्रियाओं के साथ। इस क्रिया का असर जो प्रभाव है वो सीधा कर्ता पर पड़ रहा है। इस क्रिया का प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है कि वर्तिका सो रही है और वह नहा रहा है। तो सोना और नहाने की जो क्रियाएं हैं वो कर्ता यानी कि वर्तिका और विहान के ऊपर पड़ रहा है। उसी प्रकार कुछ ऐसी ही क्रियाएं हैं जो अकर्मक क्रिया होती हैं, जैसे कि हंसना, सोना, नहाना, रोना, चलना, भागना, तैरना, उड़ना इत्यादि। अब अकर्मक क्रिया की वाक्य में पहचान कैसे की जाती है? तो इस प्रकार होती है उसकी पहचान कि अकर्मक क्रिया में हम क्या, किसे तथा किसको लगाकर जब प्रश्न करते हैं और यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाता है। यदि हमें वह क्रिया उस ऐसे क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न शब्द लगाकर यदि प्रश्न पूछने पर यदि हमें उत्तर नहीं मिलता है तो वे अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। जैसे कि वर्तिका सो रही है, हम यदि कोई प्रश्न भी पूछेंगे कि यदि हम पूछें कि वर्तिका क्या कर रही है, क्या सो रही है, तो इसमें हमें कोई कर्म ही नहीं पता चलेगा क्योंकि इसका उत्तर ही नहीं आएगा। सो रही है, वो किसी कार्य को उसका प्रभाव सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, उसका प्रभाव किसी भी कर्म पर नहीं पड़ रहा क्योंकि इस वाक्य में कोई कर्म है ही नहीं और हमेशा हमें प्रश्न करने पर उत्तर कर्म के अनुसार ही मिलता है। अब दूसरा है हमारा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, यानी कि इस वाक्य में कर्म रहता है। हम यूँ कह सकते हैं कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म लगा रहे उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ऐसी ही क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर सीधा कर्म पर पड़ता है, कर्म रहेगा तो कर्म पर ही उसका प्रभाव पड़ेगा, तो वे क्रियाएं जो हैं वो सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे अमित पुस्तक पढ़ता है, तो अमित क्या पढ़ता है? तो इसका जवाब हो जाएगा पुस्तक पढ़ता है। माँ खाना पकाती है, तो माँ क्या पकाती है? तो माँ खाना पकाती है। इसी प्रकार जो क्रियाएं हैं जैसे कि बनाना, खाना बनाना, पढ़ना, किताब पढ़ना, सुनना, कहानी सुनना, लिखना, पत्र लिखना, ये सारी क्रियाएं जो हैं इन क्रियाओं में कर्म जुड़ रहे हैं, तो इसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और वो अकर्मक क्रियाएं थीं। अब जैसे कि है जिस प्रकार हमने अकर्मक क्रिया की पहचान करना सीखा उसी प्रकार हम सकर्मक क्रिया की पहचान करना भी सीखेंगे। इस वाक्य में भी है कि यदि क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न पूछने पर हमें उत्तर मिलता है तो वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि अमित क्या पढ़ता है, तो उसका जवाब है अमित पुस्तक पढ़ता है। माँ क्या पका रही है? तो माँ खाना पका रही है। ऐसे प्रश्नों के पूछने पर जब हमें उत्तर मिलता है तो वो उत्तर कर्म ही होता है, तो इसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला होता है एक कर्मक क्रिया और दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया वह क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं में एक ही कर्म लगा रहता है, यानी कि सकर्मक क्रिया के वाक्य में जिन वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होता हो उसे हम एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे खरगोश गाजर खाता है, तो खरगोश क्या खाता है? तो एक ही जवाब आया हमारा, गाजर खाता है। चूहे ने कपड़े कुतर दिए, तो चूहे के द्वारा क्या कुतरा गया? तो कपड़े कुतरे गए, तो इसका उत्तर मिल जाता है कपड़े। अब उसके बाद है कि जिन क्रियाओं में एक से अधिक कर्म हो वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, यानी कि जिन वाक्यों में केवल एक कर्म रहता है वो एक कर्मक क्रिया और जिन वाक्यों में दो यानी कि एक से अधिक क्रियाएं लगी रहती हैं उसे हम द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे कि कपिल ने संजना को उपहार दिया, तो कपिल ने उपहार किसको दिया? तो संजना को दिया। तो और कपिल ने संजना को क्या दिया? तो उपहार दिया। तो क्या और किसको प्रश्न लगाकर जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर मिल जाएगा और यही उत्तर जो है वो कर्म कहलाएगा। तो इस वाक्य में दो कर्म है, यह वो निर्धारित कर देगा। दूसरा वाक्य है नौकर ने मेहमानों को खाना खिलाया, तो नौकर के द्वारा मेहमानों को खाना खिलाया गया। तो यहाँ पर खाना और मेहमान दोनों जो है वो कर्म है। तो नौकर ने मेहमानों को क्या खिलाया? तो खाना खिलाया। और नौकर ने किसे खाना खिलाया? तो मेहमानों को खाना खिलाया। तो यहाँ पर ये सकर्मक क्रिया की दो वाक्य हैं, दो भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिसमें एक क्रियाएं हों और द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो क्रियाएं हों। अब आता है हमारा
क्रिया का रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इसे विस्तार में इस प्रकार समझाया जाता है। इसमें है रचना के आधार पर क्रिया। तो क्रिया के रचना के आधार पर 5 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया यानी कि जिन क्रियाओं में एक ही क्रिया होती है वे सामान्य क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि दादाजी बाजार गए, तो यहाँ पर एक जाना क्रिया है, वही दादाजी के बाजार जाने के साथ लग रही है। दूसरे वाक्य में है दादी जी ने पूजा की, तो पूजा की यानी कि करना, पूजा करना एक ही क्रिया है। जिन वाक्यों में केवल एक क्रियाएं लगी रहती हैं उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। अब दूसरा है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं केवल एक वाक्य में, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे कि दादाजी बाजार जा रहे हैं, इसमें है जाना और रहना, 2 क्रियाओं के मिलन से एक क्रिया बनाया गया है और उसी क्रिया को वाक्य में दादाजी के बाजार जाने के साथ प्रयुक्त किया गया है। परंतु इस वाक्य में जाना और रहना यानी कि 2 क्रियाएं हैं, तो 2 क्रियाएं जब आपस में मिलकर एक क्रिया के रूप में प्रयुक्त होती हैं तभी वो संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। तो ये वाक्य संयुक्त क्रिया का है। दूसरा है कि दादी जी ने पूजा कर ली, तो पूजा करना और लेना ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो एक व्यक्ति के साथ की जा चुकी हैं। तो इसमें है कि संयुक्त क्रिया के आधार पर इसमें 2 क्रियाएं मिलकर एक साथ मिलकर एक ही क्रिया के रूप में प्रयुक्त की जा रही हैं, तो इसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। और पहला सामान्य क्रिया जिस वाक्य में केवल एक क्रियाएं हों, तथा संयुक्त क्रिया जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं एक साथ मिलकर एक ही क्रिया के रूप में प्रयुक्त की जाए तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तीसरा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया यानी कि हम जानते हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो नाम के आधार पर रहती हैं और इन्हीं नाम से बने धातुओं को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि से बनने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे नाम धातु क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि उससे मत बतियाओ, बात का बतियाना, मेरी बातों को मत झुठलाओ और झूठ का झुठलाना, तो झूठ और बात से बतियाना और झुठलाना शब्द बनाया गया है। अब कुछ अन्य नाम धातु क्रिया शब्द उदाहरणार्थ इस प्रकार लिखे जाते हैं, जैसे कि बात का बतियाना, अपना का अपनाना, लात का लतियाना, हाथ का हथियाना तथा टक्कर का टकराना और भी अन्य शब्द इसी प्रकार नाम धातु क्रिया में बदले जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्द जितने भी होते हैं उसे नाम धातु क्रिया में इसी प्रकार बदला जाता है। अब है चौथा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी कि प्रेरणार्थक का अर्थ ही हो जाता है प्रेरणा दिया गया हो। तो जिस वाक्य में कोई भी क्रिया यदि उसके कर्ता के द्वारा ना होकर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें उदाहरणार्थ जैसे कि इसमें परिभाषित करते हुए लिखा गया है विस्तार रूप से कि जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो वे प्रेरणार्थक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि मालिक माली से पानी डलवाता है, तो डलवाना, डालना और डलवाना यानी कि डालना एक क्रिया है, जब हम उसी क्रिया को दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं या करने की प्रेरणा देते हैं तो वो डलवाना हो जाता है। उसी प्रकार अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो पढ़ना और पढ़ाना ये 2 प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं। मालकिन नौकरानी से सफाई करवाती हैं तो करना और करवाना ये 2 प्रकार की क्रियाएं हो जाती हैं। अब उसी प्रकार जो है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा यहाँ पर दी गई है, उदाहरणार्थ भी दिया गया है कि उदाहरण के अनुसार किस प्रकार हम प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान कर सकते हैं कि किस प्रकार किसी दूसरे कार्य के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को स्वयं ना करते हुए दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है उस क्रिया को करने के लिए, तो सही हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब प्रेरणार्थक क्रिया के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया
और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। पहला भेद है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी काम को करने की स्वयं को प्रेरणा देता है, स्वयं करने की किसी काम को प्रेरणा देता है, तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, दादी जी ने सबको कहानी सुनाई। तो सुनाई और खिलाया इस क्रिया के अनुसार यह बताया जा रहा है, यह दर्शाया जा रहा है कि माँ तथा दादी जी ने स्वयं वो क्रिया करने की प्रेरणा स्वयं को दी है, इसीलिए वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के अनुसार आता है। अब दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें कुछ इस प्रकार से परिभाषा दी गई है इसकी कि जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य से कार्य करवाता है। इसमें हमने प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में ये पढ़ा था कि जब कर्ता स्वयं करने की प्रेरणा देता है तो वह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। और इसमें है कि जब कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर किसी अन्य से कोई कार्य करवाता है तो वह द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे कि दादाजी ने माली से पौधे लगवाए, तो यहाँ लगवाने की क्रिया दादाजी स्वयं नहीं कर रहे हैं, वो किसी दूसरे व्यक्ति से वो उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहे हैं, वो दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा रहे हैं, इसलिए उसे लगवाना यानी कि दादाजी के द्वारा माली से लगवाया गया पौधा ही द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया का प्रतीक है। दूसरे वाक्य में है कि जमींदार ने किसानों से फसल कटवाई, तो जमींदार ने खुद फसल नहीं काटी या जमींदार ने खुद फसल नहीं काटा, जमींदार ने किसानों से फसल कटवाई, तो यहाँ पर किसान के आधार पर फसल कटवाई जा रही है। तो यहाँ पर इसमें कर्ता यानी कि जमींदार स्वयं किसी क्रिया को नहीं कर रहा है, बल्कि दूसरे व्यक्ति से वो उस कार्य को करवा रहा है, उस क्रिया को करवा रहा है, इसीलिए हम उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि किसी वाक्य में ऐसा होता है कि जब हम किसी क्रिया को कर चुके होते हैं और दूसरी क्रिया हम कर रहे होते हैं और उससे भी पहले एक क्रिया समाप्त की जा चुकी होती है, वो भी हमारे ही द्वारा, तो उसे हम पूर्वकालिक यानी कि काल से पहले जो क्रियाएं पहले घट जा चुकी होती हैं, वो क्रिया जब समाप्त हो जा चुकी होती हैं तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। शब्दों से इस प्रकार उसे संबोधित किया जा सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है इस प्रकार कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे कि मैं रोज सुबह नहाकर मंदिर जाता हूँ, तो मंदिर जाता हूँ तो जाने की क्रिया नहाने के बाद की जा रही है। आदित्य पढ़कर सो गया, तो उसके सोने की क्रिया पढ़कर की जा रही है। तो इस वाक्य में आप इन दोनों वाक्य में देख सकते हैं कि नहाने तथा पढ़ने की क्रिया मुख्य क्रियाओं से क्रमशः जो मंदिर जाने की है तथा सोने से पहले हुई है, यानी कि जो सोने से है और मंदिर जाने से है उससे पहले नहाना और पढ़ना ये क्रियाएं हो जा चुकी हैं। अब उसी प्रकार राम खाना खाकर आया था, तो आने की ये जो खाने की क्रिया है वो आने से पहले की जा चुकी है। सोहन खेलकर थक गया, तो उसके खेलने की क्रिया जो है वो थकने की क्रिया से पहले हो चुकी है, यानी कि मुख्य क्रिया से पहले वो क्रिया की जा चुकी है, तो इसे ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यही था क्रिया यानी कि वही शब्द है जो शब्द काम का करना या होना बतलाते हैं, और वही शब्द जो है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं।